आप लोग देखते हैं कि कई एग्जाम में आपसे निबंध लिखने के लिए कहा जाता है। मैं ऐसे ही की बात कर रहा हूँ। और मैं यूपीएससी सिविल सर्विस की बात करें तो मुख्य परीक्षा में एक पेपर निबंध का भी होता है। 250 नंबर का रहता है, 3 घंटे का इसके लिए समय मिलता है। और जो निबंध का पेपर है वो मेरिट बेस्ड पेपर है। कहने का मतलब है कि जिन नंबरों के आधार पर आपको कोई पद मिलता है, जैसे आप लोग आईएएस बनते हैं, आईपीएस बनते हैं, उसमें निबंध के नंबर भी जोड़े जाते हैं। और निबंध के पेपर की तैयारी को गंभीरता से लीजिए। और अब जो लोग मेहनत करते हैं, प्रैक्टिस करते हैं, उनके आप देखिए 160 165 नंबर तक आ जाते हैं। बहुत सारे लोगों के 30 40 50 नंबर तक आते हैं। और आप सभी जानते हैं कि यूपीएससी में एक एक नंबर का महत्व होता है। एक नंबर आपकी रैंक को ऊपर भी ला सकता है और नीचे भी ला सकता है। समझ रहे हैं आप लोग? और निबंध के लिए अलग से कोई सिलेबस नहीं है। जीके जीएस आप लोग पढ़ते हैं, न्यूज़पेपर पढ़ते रहते हैं, संपादकीय पाठ पढ़ते रहते हैं, योजना कुरुक्षेत्र पढ़ते रहते हैं, डिबेट सुनते रहते हैं। यहीं से आपका स्टडी मटेरियल तैयार हो जाता है। बस आपको प्रैक्टिस करनी होती है। और प्रैक्टिस मैं कहता हूँ एक सप्ताह में 2-3 निबंध लिखते रहा करिएगा आप लोग। ठीक है। और ये आपके सामने एक कॉपी दिखाई दे रही है, ये आलोक प्रसाद की है। ये यूपीएससी में सिलेक्टेड है और इनकी कॉपी है। तो मैं कहता हूं कि इन्होंने जिन टॉपिक पर निबंध लिखे हुए हैं वहीं से आप लोग शुरुआत कर सकते हैं। ये 2019 के सिलेक्टेड हैं, 658वीं रैंक थी इनकी, और हिंदी मीडियम से है। ये भी आप लोग याद रखिएगा। तो आज के परिप्रेक्ष्य में मैं कहता हूं जो जिस टॉपिक पर इन्होंने निबंध लिखा हुआ है उसी पर आप लिखने की कोशिश करिए। और जो टेलीग्राम ग्रुप है ना, वहां जरूर भेजा करिएगा। और एक दूसरे की कॉपी को आप लोग भी चेक किया करिएगा। प्रश्न पत्र संबंधी विशेष अनुदेश दिए गए। प्रश्नों के उत्तर देने से पहले निम्नलिखित प्रत्येक अनुदेश को कृपया ध्यानपूर्वक पढ़ें। और प्रवेश पत्र में प्राधि के माध्यम में निबंध लिखना आवश्यक है और तथा इस माध्यम का स्पष्ट उल्लेख प्रश्न सह उत्तर पुस्तिका के मुख्य पृष्ठ पर निर्दिष्ट स्थान पर करना आवश्यक है। प्राधिकृत माध्यम के अलावा माध्यम में लिखे गए उत्तरों को अंक नहीं दिए जाएंगे। अब आपका हिंदी है तो हिंदी में ही लिखेंगे आप लोग। प्रश्नों के उत्तर निर्दिष्ट शब्द संख्या के अनुसार होना चाहिए। यहाँ आप लोगों का सवाल रहता है कि भैया वो निबंध में एक एक शब्द को जोड़ा जाता है, और क्या आप देखते हैं कि थोड़े ज्यादा हो गए या थोड़े कम हो गए, तब क्या रहेगा? मैं कहता हूं कि 2 निबंध लिखना है, दोनों 1000 से 1200 शब्दों में लिखना है। अगर मैं कह रहा हूं अच्छा निबंध है, प्रभावशाली निबंध है, अच्छी लिखावट है आपकी, तो अगर आप 950 शब्द भी लिख रहे हैं ना, तब भी आपको अच्छे नंबर मिलेंगे। लेकिन ऐसा ना करिए कि 600 शब्द में लिख दे रहा है, 500 शब्द में लिख दे रहा है, या 1500 शब्द में लिख दे रहा है। 1500 शब्द तो नहीं लिख पाएंगे, उतना टाइम भी तो होना चाहिए। प्रश्न सह उत्तर पुस्तिका में खाली छोड़े गए किसी पृष्ठ अथवा पृष्ठ के भाग को पूर्णतः काट दें। कोई पेज खाली रह जाता है तो इस तरह से काट दिया करिएगा। खंड एक खंड बी, प्रत्येक में से एक एक विषय चुनकर 2 निबंध लिखना है, जो प्रत्येक लगभग 1000 से 1200 शब्दों में है। और 125 नंबर के 2 निबंध हैं। खंड ए और खंड बी दोनों में आपको 4-4 8 टॉपिक दिए गए। एक खंड ए में आप देखिए आपके सामने 4 टॉपिक हैं। पहला कह रहा है प्रौद्योगिकी, वह सशक्त साधन है जो उम्मीद और अवसर के बीच की दूरी तय करता है। दूसरा कह रहा है कि अन्नदाता का उद्धार किसी दया में नहीं बल्कि नवाचार में है। तीसरा कह रहा है कि भारत के बेअनिवार्य सामाजिक परिवर्तन जिन्हें आप आगामी कुछ दशकों में होता देखना चाहेंगे। 4 कह रहा है पारंपरिक मूल्यों के साथ आधुनिक विश्व की समस्याओं का समाधान तलाशती भारतीय विदेश नीति। इन चारों को ध्यानपूर्वक पढ़िए, और जिसमें आप लोगों को दिलचस्पी है, जिस पर आप लोग 1000 से 1200 शब्द लिख सकते हैं, उस पर आपको लिखना है, उस टॉपिक को चुनना है। और देखिए निबंध हमेशा पैराग्राफ में लिखना है, पॉइंट में नहीं लिखना है। और निबंध लिखते समय आप लोगों को सभी पक्षों को ध्यान में रखना है, एक तरफा नहीं बह जाना है, भावनाओं में नहीं बह जाना है। समझ रहे हैं आप लोग? तो इन्होंने भारत के बेअनिवार्य सामाजिक परिवर्तन जिन्हें आप आगामी कुछ दशकों में होता देखना चाहेंगे, तीसरा टॉपिक इन्होंने चुना है। देखिए, जो परिवर्तन आप दूसरों में देखना चाहते हैं उसे पहले स्वयं में लाए। गांधी जी के परिवर्तन की अपेक्षा हमेशा रखते थे, और इसके लिए वह समाधान भी पेश करते थे कि स्वयं से ही परिवर्तन की, ये आप देखते हैं, शुरुआत करें। और मैं कहता हूं कि आप लोग किसी व्यक्ति की कोट्स हो गई, उन्होंने 2 लाइनें कही हुई, वहां से भी शुरुआत आप लोग कर सकते हैं। बुद्ध धर्मानुसार परिवर्तन ही सृष्टि है, अर्थात परिवर्तन न केवल सत्य है बल्कि इसकी हमेशा जरूरत बनी रहेगी। विश्व के प्रत्येक समाज ने खुद को जरूरत के अनुसार लगातार बदला है, और कहते हैं ना कि प्रकृति का नियम है बदलाव। यही कारण है कि प्रत्येक सभ्यता अपने पूर्व की तुलना में बेहद आगे आ पाई है। अतः परिवर्तन की निरंतर प्रक्रिया में हर समाज के पास खुद को परिष्कृत करने का अवसर हमेशा बना रहता है। और इसी प्रक्रिया में आज भारत हेतु कई अनिवार्य सामाजिक परिवर्तनों की आवश्यकता है, ताकि हम भारत को न्यू इंडिया के रूप में सशक्त सुदृढ़ राष्ट्र बना सकें। और आप देखेंगे कि सबसे पहला विचारणीय प्रश्न यह है कि आखिर किसी भी समाज को परिवर्तन की आवश्यकता
ही क्यों होती है? वस्तुतः परिवर्तन की आवश्यकता इसलिए होती है क्योंकि सर्वप्रथम हम विकास की राह पर निरंतर आगे बढ़ना चाहते हैं। दूसरा यह है कि हमारे समाज में कुछ वर्ग पिछड़ गए, अतः उन्हें बराबरी पर लाने हेतु भी सामाजिक परिवर्तन की आवश्यकता होती है। तीसरे स्तर पर अपनी विद्यमान कमियों को दूर करने हेतु भी परिवर्तन की आवश्यकता है। ज्यादातर वह है कि कोई भी समाज पूर्ण नहीं होता है, प्रत्येक में कुछ ना कुछ कमियां होती हैं। क्या कमियां होती हैं? और आप देखेंगे कि उन कमियों का परिष्कार करते हुए ही प्रत्येक समाज आगे बढ़ता है। इन्हीं तीनों संदर्भ में भारत में आवश्यक सामाजिक परिवर्तनों का विवेचन करेंगे। सर्वप्रथम पिछड़े वर्गों को बराबरी पर लाने हेतु परिवर्तनों पर चर्चा में महिला समानता का मुद्दा आता है। समाज में व्याप्त पितृसत्ता सोच के कारण भारतीय महिलाएं हर स्तर पर शोषण का शिकार हैं। उन्हें जीवन के हर स्तर पर उपेक्षिता, असमानता तथा शोषण की प्रक्रिया से गुजरना होता है। आज हमारे समाज में लिंग अनुपात 934, ये आप देखते हैं कि उस हिसाब से जो नया अपडेट है ना, उस हिसाब से लिखा करिएगा, जिसमें भी बाल लिंग अनुपात तीव्र गति से घटते हुए 914 पर पहुंच गया। हाँ, महिला साक्षरता दर में पुरुष 82% की तुलना में आप देखिए महिलाएं 65% बेहद पीछे हैं। बाल यौन शोषण से लेकर कार्यस्थल पर यौन शोषण की शिकार महिलाएं होती रही हैं। महिलाओं की आर्थिक स्तर पर भागीदारी घटते हुए 22% से नीचे जा चुकी है। उनकी राजनीति में सहभागिता मात्र 13% लोकसभा पर हुई है। अतः आप देखिए नई अपडेट, महिलाओं की मंदिर प्रवेश हेतु भी संघर्ष करना पड़ रहा है। सिविल कानून के स्तर पर भी महिलाओं के दुर्गम दर्जे की स्थिति सर्वविदित है। उदाहरण हेतु हाल में ट्रिपल तलाक कानून। अतः इन समस्याओं के निराकरण की आवश्यकता बेहद स्तर पर है। सर्वप्रथम हमें अपने नैतिक मूल्यों के स्तर पर पितृसत्तात्मक सोच का अंत करने की जरूरत है। इसके साथ ही तकनीक का दुरुपयोग रोककर कन्या भ्रूण हत्या रोकने की जरूरत है। यही कारण है कि सरकार बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ सेल्फी विद डॉटर के माध्यम से पितृसत्तात्मक सोच को ही छोड़ना चाहती है। ये लोकसभा में शीघ्र ही महिलाओं के हेतु 33% जो आरक्षण का संविधान संशोधन जो कानून आ चुका है उसकी बात हो रही है। सिविल कानूनों में व्याप्त विषमताओं को समाप्त कर समान सिविल संहिता की आवश्यकता है। इस दूसरे स्तर पर महत्वपूर्ण परिवर्तन की आकांक्षा दलित समाज के तरक्की की राह पर लाने की है। वस्तुतः आज भी दलित समाज भेदभाव का शिकार है और आप देखते हैं कि हालांकि दलितों की स्थिति में सुधार हेतु आरक्षण की व्यवस्था की गई है, किंतु अभी भी दलितों के उत्थान हेतु बड़े कदम उठाने की आवश्यकता है। हालांकि इसमें भी सबसे पहली जरूरत अपनी अभिव्यक्ति के स्तर पर परिवर्तन की है, ताकि ऊंच नीच के सोच को ही खत्म किया जा सके, तभी जाकर उत्कृष्टता हेतु के बिंदु को प्राप्त कर सकेंगे। समाज में व्याप्त कमियों को दूर करने के संदर्भ में सामाजिक परिवर्तन की आकांक्षा कई स्तरों पर सामाजिक परिवर्तन हेतु आवश्यक है। राजनीतिक स्तर पर परिवर्तनों पर तीव्र प्रगति हुई है। आज भारतीय राजनीति में राजनीति का अपराधीकरण, भ्रष्टाचार, कैपिटोलेसी, ये आप देखिए कौनो कैपिटलिज्म, और आप देखते हैं कि आदि विसंगतियां दिखाई देती हैं। और हाल ही में आप देखिए उन्नाव केस में राजनीति में व्याप्त यही विसंगतियां दर्शित होती हैं। अतः वर्तमान में राजनीति में अपराधीकरण हेतु पारदर्शिता, सामाजिक संवेदनशील रूप तथा प्रगतिशीलता की आवश्यकता है। इसी प्रकार विसंगतियां प्रशासनिक स्तर पर बनी हुई हैं और जिसमें सबसे बड़ी विसंगति भ्रष्टाचार के रूप में है। यूं तो भ्रष्टाचार को खत्म करने के प्रयास में सूचना का अधिकार अधिनियम, सिटीजन लोकपाल अधिनियम इत्यादि प्रयास किए गए, फिर भी इसका खात्मा तभी होगा जब लोगों की मानसिकता बदलेगी। अर्थात प्रत्येक नागरिक के स्तर पर परिवर्तन की आवश्यकता है और साथ ही अगले दशक तक मैं प्रशासन के पारदर्शी और समाज संवेदी रूप की कल्पना करूंगा। एक और आपको बात बता दूं, देखिए कमियां ही कमियां नहीं बताना है, सरकार की तरफ से जो पहले चलाई जा रही उनका भी उल्लेख आपको करना है। यहाँ शिक्षा व्यवस्था में भी भारत में अनेक कमियां व्याप्त हैं। अगले दशक तक मैं सर्वप्रथम 100% साक्षरता दर चाहूंगा, जो कि सिर्फ परिणामात्मक ना हो बल्कि गुणवत्ता के स्तर पर भी हो। विशेष उच्च शिक्षा के गुणवत्तापूर्ण होने की अधिकतम आवश्यकता है। शिक्षा के रोजगार परक होने के साथ ही यह नैतिक मूल्यों से भी संबद्ध होनी चाहिए, ताकि बेरोजगारी जैसी समस्याओं के साथ ही अपराध, आतंकवाद आदि समस्याओं से मुक्त हुआ जा सके। आर्थिक स्तर पर भी परिवर्तन की विशेष आवश्यकता है। वर्तमान में अतिथि असमानता कि आप देखते हैं बढ़ते स्तर, गरीबी, किसानों की दुर्दशा के चलते आर्थिक स्तर पर सुधार की जरूरत है, ताकि अगले दशक तक सर्वसमावेशी समाज की कल्पना पूर्ण हो सके। लेबर कोड बिल अपनाकर तथा गरीबी कल्याण उन्मुख नीतियां अपनाकर कौशल विकास के माध्यम से तथा रोजगार सृजन हेतु गहन उद्योगों को बढ़ावा देकर आर्थिक असमानता को कम किया जा सकता है। चूंकि समाज सीधे
तौर पर पर्यावरण से जुड़ता है। अतः पर्यावरण की दृष्टि से भी समाज के व्यवहार में परिवर्तन की आवश्यकता है ताकि सतत विकास को बढ़ावा दिया जा सके। अगले दशक तक नवीकरणीय ऊर्जा को 40% तक ले जाने तथा नवीकरणीय करने जैसे कदम उठाए जा सकते हैं। साथ ही आगामी जल संकट को ध्यान में रखते हुए जल संग्रहण तकनीकों को अपनाकर एवं व्यवहार परिवर्तन करके हम सफल विकास का आधार रख सकते हैं। निष्कर्षतः यह स्पष्ट है कि हमारे समाज में कई परिवर्तन की आवश्यकता है ताकि हम निरंतर न्यू इंडिया की तरफ तरक्की कर सकें। हालांकि इस परिवर्तन का मूल आधार अभी भी गांधी जी का है, वह है सूत्र जिसमें परिवर्तन का सूत्रपात स्वयं से हमें करने की जरूरत है, तभी जाकर हम उन्नति की राह पर आगे बढ़ सकेंगे। इस नदी की धार से ठंडी हवा आती तो है, नाव जर्जर ही सही लहरों से टकराती तो है, एक चिंगारी कहीं से ढूंढ लाओ दोस्तों, इस दिए में तेल से भरी बाती तो है। देख रहे हो आप लोग क्या सोच सकते हैं? एक तरफा नहीं लिखना है, मैं कह रहा हूं थोड़ा आप लोगों को ऐसा लिखना है कि सर कमियां बता रहे हैं उनका आप लोग समाधान भी बता दिया करिए, सरकार की पहलों के रूप में भी बता दिया करिएगा। एक खंड भी है, सेक्शन भी है, इसमें आप देखिए 4 टॉपिक दिए गए हैं आपको, चारों को ध्यानपूर्वक पढ़िए। सर्वोच्च शिक्षा वह है जो सिर्फ हमें जानकारी नहीं देती अपितु प्रकृति के साथ साथ हमारे सह अस्तित्व को भी सुनिश्चित करती है। दूसरा कह रहा है राजनीति में आदर्श अपेक्षित भी है, उपेक्षित भी है। 3 कह रहा है समान के साथ समान व्यवहार किया जाना चाहिए, असमान के साथ असमान। उस समाज में स्वतंत्रता अर्थहीन है जिसमें गलती करने की आजादी ना हो। ये समाज के समान के साथ समान व्यवहार किया जाना चाहिए और असमान के साथ असमान। तीसरा टॉपिक इन्होंने चुना है, कल्पना कीजिए कि दौड़ रेस प्रतियोगिता में बच्चे, बूढ़ों और दिव्यांग महिलाओं और पुरुषों आदि सभी को शामिल करके रेस लगवाई जाए। असंभव नहीं है कि हम इसका परिणाम रेस की पूर्व ही जान पाएंगे। ये आप देखते हैं कि संभवतः दिव्यांग सबसे पीछे होंगे, पुरुष तेज धावक सबसे आगे। अतः यह जरूरी है कि समान के साथ समान और असमान के साथ असमान व्यवहार है। देख लीजिए, इन्होंने एक उदाहरण दे दिया। आगे बढ़ने से पहले हमें यह समझना आवश्यक होगा कि समान और असमान के बीच अंतर क्या है। वस्तुतः समान से तात्पर्य एक समान सामाजिक आर्थिक पृष्ठभूमि के लोग हैं और जिसमें पुरुष और महिला दोनों अलग अलग समूह हैं। दिव्यांग भी उन अलग श्रेणियों में विशिष्ट वर्ग में है और अतः लिंगगत अवस्था, शारीरिक अवस्था के साथ साथ सामाजिक आर्थिक पृष्ठभूमि सभी का महत्व है। प्रगतिशील सोच से युक्त सभी शब्दों में वर्तमान में समान के साथ समान व्यवहार की कल्पना को साकार करने का प्रयास किया जाता है, किंतु हमेशा से यह स्थिति नहीं रही थी। अमेरिका में दास व्यवस्था, श्वेत अश्वेत भेदभाव, ऐसी ही दक्षिण अफ्रीका में श्वेत अश्वेत भेदभाव के कारण यह ढांचा बिखरा था और साथ ही सभी समाजों में महिलाओं की स्थिति तो चिंतनीय थी। और भारत के संदर्भ में वर्ण व्यवस्था के कारण भी समाज में असमानता का अलग ढांचा बन गया और अतः भारत के संदर्भ में देखें तो पुरुष, महिला तथा विभिन्न जातियां, दिव्यांग आदि दृष्टिकोण से समान असमान के पैमाने फिट किए जाते हैं। सर्वप्रथम जातीय संदर्भ में बात करें तो भारतीय संविधान में दलितों और आदिवासियों हेतु राजनीतिक स्तर, शैक्षणिक स्तर, सरकारी नौकरी के स्तर पर आरक्षण की व्यवस्था की थी और आधार यही था कि समान के साथ समान और असमान के साथ असमान व्यवहार किया जाए। वस्तुतः हजारों सालों के शोषण और दमन का शिकार, हजारों सालों से शिक्षा से वंचित समाज को ब्राह्मण वर्ग के साथ प्रतिस्पर्धा में कैसे उतार दिया जाए। अतः यही कारण है कि संरक्षात्मक भेदभाव की संकल्पना यहीं से शुरू होती है। आदिवासी जो कि आम समाज से बेहद दूर, ये आप दिखते तथा विकास की मुख्य धारा से बहुत दूर थे, के संदर्भ में भौगोलिक अलगाव और सामाजिक पिछड़ापन को ध्यान में रखते हुए ही विशेष व्यवहार की कल्पना की गई। और आप देखिए अमेरिका में अश्वेतों के साथ लंबे समय से भेदभाव हुआ और बाद में आप देखिए जूनियर मार्टिन लूथर किंग के माध्यम से जब बराबरी का दर्जा मिला तो वहां भी संरक्षात्मक में भेदभाव की आवश्यकता देखते हुए विविधता वाली नीति अपनाई गई। महिलाओं का शोषण ये सदियों तक चरम पर रहा और फलतः हमें उनके लिए संरचनात्मक भेदभाव की आवश्यकता बनती है। यही कारण है कि सरकार अक्सर महिलाओं के का आरक्षण की व्यवस्था या अन्य उपाय अपनाती है। और आप देखिए दिव्यांग जन शारीरिक विशेषताओं के कारण एक विशेष व्यवहार की जरूरत महसूस करती है। यही कारण है कि दिव्यांगजन हेतु आरक्षण की व्यवस्था तथा अन्य विशेष उपाय किए गए और निष्कर्षता स्पष्ट है कि समान के साथ समान और असमान के साथ असमान व्यवहार करना चाहिए। मैं कहता हूं देखिए एक तरफा भी नहीं लिखना है, थोड़ा सोच समझकर भी आप लोगों को हर
परिस्थिति को, हर तरह, हर पक्ष को आपको शामिल करना है। अब आप लोग बताइए, आप लोग क्या सोचते हैं इसी टॉपिक पर। मैं कहता हूं कि आज के परिप्रेक्ष्य में आप लोग इसे लिखिए और बताइए क्या इसमें बेहतर हो सकता था। और जो टेलीग्राम पर ग्रुप बना दिया है ना, वहां लिखकर आप लोग जरूर शेयर किया करिएगा, ठीक है। मेरे लिए कोई सवाल हुआ करे, सुझाव हुआ करे, जरूर आप लोग बता सकते हैं। धन्यवाद।